अच्छा सर, आप संदीपन नागर जी के मित्र रहे हैं बचपन से, उनके साथ पढ़े भी हैं और आपको पता है मेरे गुरुजी थे वो, और संदीपन नागर जी का रंगमंच के क्षेत्र में बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा नाम है। और जब वो चले गए हम सब के बीच में से, और मैं करीब 20 साल उनके साथ रहा, लेकिन कई बार क्या होता है आप बहुत सारी चीज़ें आदमी के साथ रहकर भी नहीं जान पाते। तो जब वो नहीं रहे हमारे बीच में, तब बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में मुझे पता चली जो पहले नहीं पता थी। मतलब साउथ में भी उनकी पुण्यतिथि मनाई गई और कितनी जगहों पर शोक सभा, और वो ऑल ओवर इंडिया 10-15 अलग अलग जगहों पर वो चीज़ हुई। और आप क्योंकि बचपन से ही उनके साथ रहे थे, तो एक दोस्त के रूप में और एक थिएटरिस्ट के रूप में, एक डायरेक्टर, जो भी आपने अलग अलग कलर्स संदीपन जी के देखे हों, और साथ ही माता जी डॉक्टर शरण नागर जी तो फिल्म राइटर तो खैर वो हैं ही, फिल्म इंडस्ट्री में एज ए राइटर उनका बहुत बड़ा स्थान है, बागबान से लेकर निकाह से लेकर और बागबान बाबुल तक। लेकिन रंगमंच में भी उन्होंने बहुत काम किया है, ख़ासतौर से स्वास्तिक की स्थापना की, और भी बहुत सारे उन्होंने नाटक किए। मैं तो खैर छोटा था उस समय। तो वो सब मतलब संदीपन जी के विषय में, अचला जी के विषय में जैसा आपने फील किया हो, वो थोड़ा सा बताइए अपने दृष्टिकोण से। मैं ये कह सकता हूँ कि माँ को मैंने स्टेज पर शायद एक बार देखा था, काफ़ी, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया था। हाँ। है ना। और मेरे लिए उस समय थोड़ा सा ये कौतुक का विषय था, क्योंकि एक वैसी चीज़ें होती है ना, भाई उनके तो बच्चे भी थे, परिवार था, है ना। और लेकिन कौतुक और मेरे लिए कुछ वैसी चीज़ थी कि मतलब परिवार उस समय रहते हुए वो और श्याम सुंदर जी और वीरेन कपूर, अच्छा, ये 3 लोग थे जो कि बाकायदा स्टेज करते थे। मैं कह सकता हूँ कि मैंने इनको स्टेज पे देखा, और स्टेज पे देखने के साथ साथ मेरे लिए थोड़ी सी वैसी चीज़ थी कि यार ये कैसे मतलब स्टेज करते हैं, इनका परिवार है या इनकी नौकरियाँ भी हैं, ये सारी चीज़ है। तो वो इस मायने में थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ एक इंस्पायरिंग एलिमेंट था उसमें, वो देखने के पीछे। संदीपन के साथ क्या था कि संदीपन मेरे काफ़ी बचपन में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में मिली जुली थी। और आपने बताया 4th स्टैंडर्ड से आप साथ में पढ़े हैं। हाँ, करीब करीब। तो मुझे ध्यान है कि हम लोगों में एक ऐसी चीज़ और थी, मुझ में और संदीपन में, जो उस ज़माने में बहुत बड़ा वैसा मामला माना, गलत शौक माना जाता था कि हम मौका मिल जाए तो स्कूल से कभी कभी भाग के सिनेमा देखने जाया करते थे। वो ऐसे ही जाते थे, है ना। ये अलग बात है कि हमको भी पकड़े नहीं गए, हमारी वजह से कई लोग पकड़े गए। तो पीरियड बंक करना जो है, हाँ, हमारी वजह से कई लोग पकड़े गए। आप नहीं पकड़े गए, लेकिन हाँ, सिनेमा देखने का। तो मुझे ये ध्यान है कि संदीपन कभी कभी एक बात मुझसे अकेले में कहते थे, मैं उन दोनों गाना गाया करता था बहुत, तो मुझसे कहते थे कि तू साले गाना गाता है और इस वजह से तुझे ज़्यादा लोग जानते हैं। अच्छा। हाँ। और मेरे लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी। भाई होता क्या है, जैसे आप गाना गाते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि यार ये क्या, जैसे बोलना है वैसे गाना। वैसे गाना, सही बात है। 4 लोग जहाँ बैठे नहीं, 4 यार बैठे नहीं, फट से गाना शुरू। तो मुझे ध्यान है कि हम लोग की जो बात शुरू हुई है थिएटर की भूमिका जिसमें बनी, वो ये थी कि हम लोग में पहले सिनेमाओं के बारे में बात होना शुरू हुई। सिनेमा देख के आते, फिल्म देखते थे, फिल्म देखते थे, और फिल्म के बारे में बातचीत होनी शुरू होती थी। हाँ, संदीपन भाई के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि स्कूल के दिनों में जब थिएटर वेटर हम लोग करने लगे थे, संदीपन ने थोड़ा सा लेट शुरू किया था। अच्छा। संदीपन उस समय बतौर ऑब्जर्वर तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, और जब ये यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके इन्होंने शुरू किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर उन्होंने चेंज किया तुरंत ही, और ये महाराजा कॉलेज में चले गए, जयपुर में। हाँ। जयपुर में इनको एक बहुत बढ़िया मेंटर मिला। अच्छा। उसका नाम था भानु भारती। अच्छा। हाँ, भानु भारती बहुत नामी डायरेक्टर थे अपने ज़माने के, बहुत अच्छे मेंटर माने जाते थे। वो महाराजा कॉलेज के बच्चों को जो है गाइड किया करते थिएटर के मामले में। और महाराजा कॉलेज खुद अपने आप में एक तरह से जयपुर के सेंटर में होता था।
तो मैं ही कह सकता हूँ उनकी थिएटर यात्रा एक तरह से वहाँ से शुरू होती है, अच्छा अच्छा। वहाँ से शुरू होती है। मैंने आपको ऐसे ही कह दिया जाए, मैं नहीं चाहता इसको आप कहें तो, लेकिन वो जो है उस समय उस तरह की चीज़ें जो मुझसे कहा करते थे कि मतलब तू गाना गा लेता है तो तेरे को टीचर भी पूछते हैं समझे। और मैं ये कहता था कि यार तेरी पर्सनैलिटी जो है ना बड़ी जोरदार है, हाँ। बस थोड़ा सा काम करो और चलेगा, खूब चलेगा, समझे। निसंदेह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है संदीपन नागर का थिएटर की कंटिन्यूटी को मथुरा में बनाए रखने का। मैं ये कह सकता हूँ कि विजयंत काला हों या और भी तमाम जो कलाकार हैं, उनके लिए लगातार एक प्लेटफॉर्म बनाए रखना। मंच ने इसको शुरू जरूर किया, अचला जी ने भी एक तरह शुरू जरूर किया, पर इसको लगातार बनाए रखा जो मथुरा के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ संदीपन नागर के को है। और ये हमारा सबका एक सौभाग्य रहा कि जब उन्होंने अपनी थिएटर यात्रा शुरू करने का सोचा तो उनको भानु भारती जैसा एक मेंटर मिल गया बहुत, जो लोगों को मिलता नहीं है। ये उनको वहीं मिले महाराजा कॉलेज। क्योंकि मेरा थोड़ा ये था कि मैं छुट्टी वुट्टियों में मेरे दोस्त थे, मेरे 6 दोस्त तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ जयपुर में, ठीक है, और संदीपन यहाँ पढ़ते थे महाराजा कॉलेज में। तो मैं अक्सर छुट्टियों में चला जाता था और 2 दिन 3 दिन 4 दिन इनके साथ हॉस्टल में इधर उधर जो है रहना ही था, तभी सारी बातें होती। तो तब मुझे पता ये लग गया था कि ये थिएटर में अब बड़े गहरे घुसने वाले हैं। और भानु भारती के अलावा इनका संपर्क वहाँ एक और हुआ महिला से जो आज बहुत बड़ा नाम है कथक उसमें डांस में। अच्छा। वो है प्रेरणा श्रीमाली। अच्छा। हाँ। प्रेरणा श्रीमाली भी वहाँ सामने शायद महारानी की स्टूडेंट हुआ करती थी और स्टेज प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया करती थी। तो मुझे इसलिए ध्यान है कि चाय पीने की इनकी आदत है ना, थाली पे बैठ चाय, तो अक्सर रात को हम लोग खाना वाना खा के 10-11 बजे हमेशा याद रहे SMS मेडिकल कॉलेज के सामने की थड़ी पे बैठ जाते थे और वहाँ ही सारी बातें होती रहती। तो ये है बॉस, उस लिहाज से उन्होंने मथुरा के थिएटर की डोर को ढीला नहीं पड़ने दिया, ये एक बहुत बड़ा जी। कुछ सर कोई कुछ खास नाटकों ने आपको प्रभावित किया हो मथुरा रंगमंच में? जैसे कुछ के तो नाम आपने बताए, जैसे संदीपन जी का कोई नाटक हो या इप्टा का कोई नाटक हो, 2-4 जिनकी आप चर्चा करना चाहें जिन्होंने विशेष रूप से आपको प्रभावित किया और आपका भी कंट्रीब्यूशन रहा उनमें किसी भी तरह, कुछ याद आ रहे हो? नाटक उनका वीरगति हुआ था जो बाद में शायद चंडीगढ़ गया था नाटक उनका। अच्छा। चंडीगढ़ एक फेस्टिवल में गया था। वीरगति में उनके बहुत आग्रह पे मैं तैयार हो गया था, कैसे भी बैंक से भी मैं टाइम निकालता था, आता था, 15 दिन तक मैं जाता आता भी रहा। और लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि ऑल ऑफ ए सडन मैं बीमार पड़ा काफ़ी और मेरा जाना उसमें हो गया बंद। लेकिन वीरगति मुझे मालूम है काफ़ी इम्प्रेसिव। और एक उनका नाटक था वल्लभपुर की रूपकथा। वल्लभपुर की रूपकथा, अच्छा अच्छा, बादल सरकार। बादल सरकार का ही है। हाँ, वो नाटक जो है काफ़ी इम्प्रेसिव नाटक था। अच्छा। हाँ, वल्लभपुर की रूपकथा। और उनकी एक जो टीम थी ना, ये खास तौर पे 2 जो उनके स्तंभ हुआ करते थे, एक तो इंद्रपाल शॉ और ब्रजेंद्र काला, बॉन्ड सर। ये हाँ, ये बॉन्ड सर कहते थे उनको। ये क्या होता था, ये किसी भी प्रस्तुति को ऐसे पकड़ लेते थे। देखिए किसी भी नाटक के अंदर ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल ऐसा हो कि डोरी 2 तरफ से कसी हुई है। हाँ। कसी हुई नहीं है, ढीला हो गया तो ये दर्शक उबाली से लेने लगेगा। हाँ। कि अगर चले यार बाहर होके आते हैं जरा वो कर। तो ये उनके पास 2 कैरेक्टर ऐसे थे जो किसी भी प्रस्तुति को बड़े कस के जो है, इसमें बीच बीच में उनको सहयोग उनका और मिलता था। ये हमारे थे ना चचे, स्वामी घाट पे रहते थे। द्वारका चचे हैं? द्वारका चचे नहीं, द्वारका चचे तो लाइटिंग का काम करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और वो बाद में पत्रकारिता करने लग गए थे, स्वामी घाट पे रहते अच्छा, थे। अच्छा, वो बहुत दुबले पतले रमेश मिश्रा। द्वारका चचे, रमेश मिश्रा, इंद्रपाल शॉ, ब्रजेंद्र काला, समझे।
मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि वो इस मामले में लकी थे कि उनको 4 ऐसे लोग मिले कि वो अच्छे अच्छे नाटक कर पाए। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि इन 4 लोगों को प्लेटफॉर्म वो दिया, ये संदीपन की मेहनत थी। ये इसी मामले में टीम वर्क होता है, कोई कुछ करता है एक प्लेटफॉर्म बनाता है, और कोई कुछ करता है वो एक प्रस्तुति को जानदार बना देता है। ये एक विशेषता थी उसमें। तो अभी सर आप काफ़ी समय से नाटक देखने तो नहीं जा पाते हैं, नए लोग जो भी नाटक कर रहे हैं, मैंने भी कुछ किए। और यमुना पार शायद गनी भाई का तो आप काफ़ी समय से नहीं जा पाते होंगे नाटक देखने। नहीं, लेकिन अभी कल परसों उनका शो होगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि फ़ोन उनका आया था आज भी, समझे, तो मैं देखता हूँ, जाऊंगा उसमें। तो आगे हम आशा करेंगे कि निमंत्रण तो आपको निश्चित रूप से ही सभी देते हैं, नाटक में आने पर आपकी कुछ परिस्थितियां रहती हैं बाहर, या अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो अभी नए जो यूथ जुड़ रहे हैं, चाहे मथुरा के रंगमंच में या हम लोग कर रहे हैं, जो भी है, आप अपने अनुभव से कुछ सुझाव देना चाहें, कुछ सजेस्ट करना चाहें आगे काम करने के लिए, सब लोगों के लिए, नए लोगों के लिए? देखिए मनोज जी, नाटक हम लोग क्यों करना चाहते हैं, ये एक सवाल थोड़ा दिमाग में उठना चाहिए। ठीक है, हम कोई बात कहना चाहते हैं और उसको भाषण के माध्यम से नहीं कहना चाहते। कविता एक माध्यम है, हम कविता नहीं लिखना चाहते। गद्य लेख एक माध्यम है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, है ना। तो नाटक उसी तरह से एक माध्यम है चीज़ों को रिक्रिएट करने का, रिप्रोड्यूस करने का, रियलिटी को। तो मेरा ये मानना है कि इसमें जो भी लोग इसको इनिशिएट करें, आप हों या कोई और हो, इसमें नए लोगों को और वो कायदे से तभी खींच पाएंगे जब वो थोड़ा सा उनको इस बात के लिए थोड़ा सा कन्विंस कर सकें, थोड़ा राजी कर सकें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो उसको कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते हैं, तो नाटक के माध्यम से कैसे कहें। जी, मैंने बीच में आपसे नुक्कड़ नाटकों का जिक्र किया था। नुक्कड़ नाटकों में ये मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत लोग, तमाम अनजान लोग, राया के माठ के, मैंने बताया ना, गांव के लोग आ जाते थे, कहीं ठीक है साहब 15 दिन हम रिहर्सल करेंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि कई एक चीज़ उनमें ऐसी होती थी, उन्होंने कहा साहब ठीक है, ये बात हम कहना चाहते हैं इस नाटक के माध्यम से, और हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर नाटक को इनिशिएट करने वाला थोड़ा सा ये कन्विंस कर सकता है कि नौजवान पीढ़ी के दिमाग में क्या चल रहा है और उसको कैसे कहना है, तो नाटक के लिए उसको जो टीम इकट्ठा करने में ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और ख़ासतौर पर मोबाइल के उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये हुआ है कि साहित्य के पठन पाठन से थोड़ा सा अलग हुआ है मामला। जी, लगभग पढ़ना तो यूथ का लगभग छूट कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर मोबाइल पे ही पढ़ने को हम थोड़ा सा वो बढ़ाएं आगे, भाई मोबाइल पे भी तो किताबें डाउनलोड हो जाती हैं, आर्टिकल्स डाउनलोड हो जाते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। हमारी संदीपन की बहुत बात होती थी, शुरू में इस तरह की बहस होती थी कि कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कालांतर में हम दोनों लोग इस नतीजे पहुँचे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको कई चीज़ें पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं उसके पीछे क्या चीज़ होती है। जिस भी आदमी ने कुछ लिखा होता है वो कई सारे अनुभवों का निचोड़ होता है, है ना। तो एक वो साहित्य जो मनोरंजन के साथ साथ उसे कुछ दे सके। नंबर 2, उस बच्चे में ये भूख पैदा हो कि मुझे कुछ कहना और स्टेज के माध्यम से ये कहना है। अगर ये 2 चीज़ हम थोड़ा सा इंस्पायर कर पाएंगे नई पीढ़ी को, तो हमको नाटक के लिए लोग मिलेंगे। और बाकी इससे मैं सोचता हूँ बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारे टाइम भी बहुत लोग परेशान रहते थे, आज भी रहते हैं कि यार एक समय के बाद लोग सिनेमा में जाने की सोचते हैं। वो होता है, वो कुछ नहीं है, वो भी एक मीडियम है और ये भी एक मीडियम है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ठीक है, लेकिन नाटक इस मामले में बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्टेज उसमें सिनेमा में भी जो मतलब ऐसे कलाकार हुए हैं जो कि लंबे टाइम तक याद किए जाएंगे, ये स्टेज के माध्यम से आए और वो जानते हैं स्टेज के उसकी इम्पोर्टेंस को जानते हैं। कल दिनेश खन्ना सर से ही बात हुई थी इस विषय पर कि मतलब एनएसडी से ट्रेंड होकर जो लोग पहुँचे बम्बई, बहुत मतलब स्टार्स की भी बहुत लंबी लाइन है
राज बब्बर से शुरू करें, खेर साहब तक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक, ये सब बहुत मतलब अच्छे मुकाम सबने हासिल की। तो मैं ये बोल रहा था कि मतलब पहले पिक्चरें बनती थी, आपने भी देखी होंगी, तो एक हीरो हीरोइन है, उनमें प्यार होगा, माँ बाप मानेंगे नहीं, एक विलेन आ जाएगा, फिर वो लास्ट में विलेन की पिटाई कर देगा हीरो, या मर जाएगा विलेन, और लड़की के माँ बाप भी मान जाएंगे। करीब करीब इस कहानी के इर्द गिर्द हमारी हिंदी फिल्में घुमा करती थी लगभग। अब थोड़ा बहुत मसाला उसमें डाल दिया इधर से। मेरा उद्देश्य क्रिटिसाइज करना नहीं है, मैं एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा ट्रेंड था और एक्टर का मतलब ही था कि गुड लुकिंग। ऋषि कपूर और वो पूरा राजेश खन्ना साहब की जो लुक जिसका दिखे, मतलब एक्टर का मतलब तो वही। फिर त्रिगमांशु धूलिया, अनुराग कश्यप, ये इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाई, पान सिंह तोमर बनाई, हासिल बनाई, बहुत सारी पिक्चर, इरफान साहब का नाम उन्होंने लिया। तो एक ट्रेंड बदला कि भाई इरफान साहब जैसे लुक के लोग भी एक्टर हो सकते हैं। आज हमारे बिज्जू भाई भी हैं, मतलब एक्टर मतलब यही नहीं है कि बहुत गुड लुकिंग और चार्मिंग, और ये नहीं है कि इस तरह की कहानी होगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर की अपनी कहानी है, ब्लैक फ्राइडे की अपनी कहानी है, और फिर उस तरह की फिल्में आज तक बन रही हैं, डिफरेंट पैटर्न की, अलग पैटर्न की। तो वो एक तरह का रिवॉल्यूशन सा जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं आया, और वो पुराना ट्रेंड टूटा। तो कहीं ना कहीं रंगमंच जो है, अब जैसे बिज्जू भाई ने भी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने ही बताया 10 साल 15 साल मथुरा रंगमंच में पूरा उन्होंने अपनी जान झोंक दी। तो वो जो 10-15 साल में जो उन्होंने यहाँ किया, वो जो फिल्म में जो आज उनका स्थान है, वो कहीं ना कहीं जो बेस, वो वहाँ उनकी मेहनत जो है, वो जो उनका समर्पण था रंगमंच के प्रति, वो वहाँ भी काम आ रहा है। तो वही बात थी कि फिल्म में एक्टिंग कीजिए, एक्टर बनिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नाटक में आप आ रहे हैं तो फिर 5 साल 10 साल फिर ढंग से जम के अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आप आगे फिल्म में भी कहीं आपको काम मिलेगा, तो वो दिखेगा आपका वो जो है। और एकदम से आए जल्दबाजी में एक आध नाटक किया और फिर भाग गए, तो वो आधा अधूरा सा इधर उधर का सा वो रह जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो है बॉस, लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे कुछ उस सिनेमा की, मैं मतलब हिंदी में ये धारा थोड़ी लेट शुरू हुई है, ये हम कह सकते हैं हमने, लेकिन वही बात है, मतलब साहित्य का, स्टेज का और सिनेमा का आपसी संबंध क्या होगा, थोड़ी सी इस तरफ बात जाती है। जी, है ना। आप देखिए कि जो हमारे यहाँ कहानीकार त्रयी थे, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव जी, ये कहानीकार, ये नई कहानी के वो माने जाते हैं प्रणेता, कि कहानियों में नई तरह की कहानियाँ लेके आए हैं। ये कहानी का मूवमेंट जब ढंग से हिंदी समाज में डिसिपेट हो गया, समझ में आने लगा, इस बीच में एक आदमी, चांस की बात है, मथुरा में ही पढ़ा हुआ, मथुरा से गया हुआ आदमी, वो एक ऐसा प्रयोग करता है जो कॉमर्शियली सक्सेसफुल होता है। अच्छा। बासु चटर्जी, बासु चटर्जी, बासु चटर्जी आपको शायद मालूम होगा, मथुरा में ही रहे थे, यहीं केआर कॉलेज में पढ़े थे। मुझे ये पता ही नहीं था। हाँ, वो यहीं पढ़े थे। अच्छा। केआर कॉलेज में ही पढ़े थे वो, और सामने वल्ला गली जो है जिसमें विजयवासी का मकान है आजकल। अच्छा। डॉक्टर होतीलाल का मकान जो हुआ करता था, अच्छा। उसी में वो किराए पर रहा करते थे। अच्छा। और यहीं से वो गए थे। तो आप देखिए, उन्होंने राजेंद्र यादव की कहानी सारा आकाश को लेकर फिल्म बनाई। सारा आकाश कॉमर्शियली पिटी नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि हिट थी, लेकिन जी, लेकिन उसने ग्राउंड बना दी, उसने कुछ ग्राउंड बनाई। आप एक तो ये देखिए, दिनेश ठाकुर जिसके बारे में स्थिति ये हो गई थी कि एक फिल्म में उनको, मैं आपको बताऊं, बड़ी मजेदार घटना है, उनको कास्ट किया गया और सिमी ने उसमें रोल करने से मना कर दिया। अच्छा। क्योंकि उसमें एक सीन है बस खाली कि वो पति पत्नी बस बिस्तर पर लेटते हैं और लाइट ऑफ हो जाती है। तो सिमी ने सिर्फ उस सीन के लिए मना कर दिया कि मैं दिनेश ठाकुर, इस आदमी के साथ में लेट नहीं सकती बिस्तर पर। ये दिनेश ठाकुर की इमेज थी, जबकि वो थिएटर के बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं। उसको लेके बासु चटर्जी फिल्म बनाते हैं सारा आकाश, और फिल्म चलती है, लोग देखते हैं, क्रिटिकली एक्लेम होती है। ठीक है, छोटे छोटे एफर्ट होते हैं। MS सत्तू गर्म हवा लेके आए, मैं अब तो बलराज साहनी वाली गर्म हवा। हाँ, इस गर्म हवा की स्थिति में आपको बताऊं, इसके लास्ट शो में हालत ये थी कि मथुरा के जो नगर पालिका चेयरमैन थे
वो 3rd क्लास में सबसे आगे बैठ के सिनेमा देख रहे थे, क्योंकि टिकट नहीं थी। ठीक है, उस जमाने में कोई भी अच्छी सिनेमा मथुरा में 7 दिन चला करती। चलो खैर, वही एक अलग बात है। मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, वो मैंने आपसे कहा कहने वाली बात। इस बीच में 2 लोग और आए जिनकी की साहित्यिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि जो है ना काफ़ी परिपक्व थी जी, जो जानते थे कि सिनेमा के माध्यम से क्या कहा जा सकता है। एक श्याम बेनेगल और दूसरे गोविंद निहलानी जी। श्याम बेनेगल आते हैं। श्याम बेनेगल की फिल्म थी अंकुर। हाँ। मथुरा शहर में 7 दिन चली वो फिल्म, आप देखिए। उसके बाद उन्होंने निशांत बनाई, और क्या था, उनके पास भी फंड्स नहीं थे। वो ब्लेस फिल्म्स के लिए एड फिल्में बनाया करते थे, और उसमें उन्होंने समझौता ये कर लिया था कि 100 फिल्में बनाऊंगा तो एक फिल्म मेरी फाइनेंस कर देना। ऐसे उनको पैसे मिलते थे। अच्छा। छोटी छोटी फिल्में बनाते थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि बेनेगल ने जो फिल्में बनाई, एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि जरूरी नहीं है कि वो जो आप कह रहे थे कि एक हीरोइन और एक हीरो होता है और गाने होते हैं, वो होते ना। संगीत उन्होंने लिया वनराज भाटिया का, जिन्हें कोई पूछता नहीं था बम्बई में, समझे। और शॉर्ट उनके गोविंद निहलानी को लाए। गोविंद निहलानी इतने बड़े जो है फोटोग्राफ, बहुत से लोगों की हिम्मत नहीं होती उनके संग काम करने की, वो गोविंद निहलानी को ले आए। तो ऐसी एक के बाद एक कितनी स्टोरीज जी। देखो छोटी सी एक देखिए, मंथन फिल्म, ये वीके कुरियन के पास गए थे कि साहब मैं आपके जो कोऑपरेटिव मूवमेंट पे इस पर सिनेमा बनाऊंगा। कुरियन ने मना कर दिया, बोले हम सिनेमा के लिए फाइनेंस नहीं करते। अच्छा। 2 रुपये पर दूध वाले से लिए गए और 10 लाख रुपए इकट्ठे किए गए। अच्छा। दुनिया की सबसे पहली क्राउड फंडिंग वाली मूवी है वो मंथन, और कोऑपरेटिव किस तरह काम करती है। उसके बाद स्थिति ये हुई कि 5 लाख परिवारों ने उस फिल्म को देखा, फिल्म हिट हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आइडिया जब हम लेके आते हैं ना, देखो एक चीज़ ये बहुत पुराना वो है, ये बहुत पुराना फार्मूला है वो, आप कि जो चीज़ डिफरेंट होगी वो चलेगी। ये इस मायने में डिफरेंट थी, इस मायने में डिफरेंट थे कि इन्होंने वो हीरो हीरोइन, वो गाने, वो सारी चीज़ें नहीं रखी, लेकिन अपनी बात को बड़े पुरजोर तरीके से रखा। अच्छी कहानी ली, अच्छी पूरी एक ब्रीड खड़ी कर दी। वो टाइम मुझे याद है कि NSD के लोग बेचारे यूँ कहते थे, गुरु आज कहीं कैमरे के आगे काम करने के 50 रुपये मिल जाए बहुत है। हाँ। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी मेरा आना जाना था NSD के हॉस्टल में। बड़े बड़े लोगों की हालत क्या थी मुझे मालूम है जी। इन लोगों ने उनको स्टार बना दिया, लेकिन आप इस मायने में उनकी तारीफ की जाएगी कि इन्होंने कहीं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नाटक के साथ ये चीज़ और भी ज़्यादा है। नाटक अगर सिनेमा के फॉर्मूलों की नकल करने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल ही पिट जाएगा, और नाटक अगर सिनेमा से इस फॉर्मूले को पकड़ेगा कि हम जो भी करेंगे डिफरेंट करेंगे, हमेशा हिट होगा। ये नाटक को इनिशिएट करने वाले को बहुत समझने की ज़रूरत है। ये है, जैसे मैंने कहा ना कि उस समय कोई सोच नहीं सकता कि बेगम का तकिया ऐसा नाटक हो सकता है जिसमें पर्दे नहीं होते हैं और लाइट्स बताती है कि सुबह है या रात है। नई चीज़ थी, डिफरेंट है। नहीं, वाकई आपने बासु चटर्जी, श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी, ये सभी पुराने नाम बताए जो उन्होंने हमेशा लीग से हटकर फिल्म बनाई, ट्रेंड से अलग उन्होंने बनाई। पूरी पीढ़ी तैयार की। अनुराग कश्यप को क्या समझते, ये अनुराग कश्यप मथुरा आए थे जननाट्य मंच का नुक्कड़ नाटक करने। अच्छा। हाँ, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2005 और 6 के बीच की बात है। हम लोगों ने मुक्ताकाशी बन चुका था, इसके उसमें कराया था। ये नए नए उस समय थिएटर से जुड़े थे तो जननाट्य मंच के साथ काम किया करते थे। ये भी आए थे उस समय। लेकिन मैं कह रहा हूँ इन लोगों ने पूरी पीढ़ी तैयार की उसकी। हमें कि आज अनुराग कश्यप जैसे लोग फिल्म बनाते हैं और समीक्षक क्यों कहते हैं अरे यार क्या बना दिया, 6 घंटे की फिल्म कौन देखेगा, लेकिन वो चलती है, हिट होती है ना। लेकिन उन्होंने ध्यान रखा कि हमें कहना क्या है, इस बात का ध्यान रखा। अच्छा, अनुराग कश्यप जननाट्य मंच में थे, मुझे पता ही नहीं था ये। इन्होंने बड़े एलिट घर से आए थे। अच्छा। लेकिन वो दिल्ली आने के बाद जननाट्य मंच से उनका जुड़ाव हुआ। अच्छा। उस समय उन्होंने यहाँ इनके संग काम किया, बाद में वो चले गए। बाद में फिर उसमें भी रहे, एक्ट 1 में भी इनके एक्ट 1 में भी रहे हैं, उसका मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, पर जननाट्य मंच का मुझे मालूम है। वो खुद तो फिर तो सफदर हाशमी के साथ उन्होंने किया होगा काम। सफदर हाशमी की बहुत बाद में जुड़े हैं। अच्छा, मैं आपको सन 5 और 6 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। सफदर तो मर गए 89 में। 89। अच्छा अच्छा अच्छा।
हाँ हाँ अन्ना कश्यप की इतनी उम्र नहीं है कि वो सफदर के ज़माने में काम करते। हाँ 89 में तो डेथ हो गई थी। उनकी डेथ तो आपका कभी मिलना हुआ था सफदर हाशमी से दिल्ली में? कई बार। कई बार। कुछ बताइए उनके बारे में। कल मैंने खन्ना जी से ही प्रश्न किया था। फिर बाद में हम बताएंगे कि उनके बारे में क्यों बात करनी है। जो भी आपका अनुभव रहा हो बताइए, जैसा भी आपने उनको जाना हो। कोई खास चीज़? नहीं, उनसे मिलके 2-3 बातें हैं जो एकदम से आती थी दिमाग में, मुझे मालूम है, जो बड़ी बेसिक सी। एक तो आप उनसे मिलेंगे तो मिलते ही आप बड़ा फ्रेश महसूस करेंगे। अच्छा। ये खासियत हमारे संदीपन में भी थी। हाँ हाँ हाँ। नया आदमी उनसे मिलेगा एकदम महसूस करेगा, एकदम फ्रेश महसूस करेगा जी। वो चाहेगा कि ये आदमी मुझसे बात करे, हाँ। मैं इसके अंदर चाय पीऊँ। ये खासियत सफदर में भी बहुत थी। अच्छा। कोई भी नया आदमी उनसे मिलता था तो वो 2 मिनट बाद ही ये महसूस करता था यार इस आदमी बैठ के जरा मैं चाय पी लूँ। उसकी वजह क्या थी कि सफदर साहब शुरू में बड़े इंट्रोवर्ट हुआ करते थे, बहुत अच्छा, इंट्रोवर्ट। अच्छा। सेंट स्टीफेंस में जब उनका एडमिशन हुआ तो बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करते थे वो। अच्छा। धीमे धीमे जब उन्होंने पढ़ना देखना शुरू किया तब उनको लगा कि इंट्रोवर्ट होने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो उन्होंने तमाम सारी उन फैकल्टीज़ को मजबूत करना शुरू किया और वो ये समझ गए कि सामने वाला तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं अगर उसको तुमसे बात करने में आनंद नहीं आया। ठीक है, ये खासियत देखो संदीपन में भी थी जी, है ना, और सफदर में बहुत ज़्यादा थी जी। बहुत ज़्यादा इस मायने में थी कि अगर आप उनसे कविता पे बात करें तो कविताएं उनको बहुत, कविता की खासियत उन्हें मालूम थी। आप नाटक की बात करें तो नाटक के बारे में बहुत देर तक बात कर सकते थे जी। अगर हम उनसे ये बात करें यार ये आपने जीन्स कहाँ से ली तो आपको बता देंगे जीन्स कौन सी बढ़िया होती है, वो कहाँ मिलती है, सस्ते दाम पे दिल्ली। ये उनकी बड़ी खासियत थी। यानी जिस विषय पे भी आप बात करना चाहें। एक तो ये दूसरे क्या था कि उनकी कुछ वैसी आदत थी, जैसे मुझे ध्यान है पहली बार वो आए थे तो चतुर्वेदी टी स्टॉल पे मैं उनको ले गया था चाय पिलाने, अप्सरा के बराबर आपको ध्यान है हुआ करता था। आज जहाँ सिलेक्शन की दुकान है अच्छा, ये चतुर्वेदी टी स्टॉल था। अच्छा। तो यही हम लोग भी कई बार बैठ जाते तो वहाँ कई लोग सिगरेट पी पा के और सिगरेट की डिब्बियों के बाहर के वो फेंक जाते थे। तो वो आके बैठे तो वो पड़े हुए थे, चाय आने की थी, इतने उनसे उधर की बात। इतने बीच में क्या किया उन्होंने, एक पैकेट का वो उठाया, उसके अंदर का फेंक दिया। अच्छा। और रैपर उसको यूँ गोल कर लिया। अच्छा। हम लोग देख रहे क्या कर रहे हैं, उन्होंने उसको किया, वही चश्मा उतारा और आँख पे यूँ लगा लिया। अच्छा। और पूरे एक्टिंग करने लगे घड़ी साज की। मैंने कहा देखो ये आदमी कितना डूबा हुआ है थिएटर में। ये उनके अब क्या है कि जैसे उन्होंने ये काम किया हर एक का ध्यान उनकी तरफ चला गया। अब उन्होंने यूं करके यूं लगाया, हाँ देखना, हाँ बता, हाँ भैया क्या 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 प्रॉब्लम है तुम्हारी गाड़ी में, ऐसा करके जो बोला। तो मैं हर आदमी एकदम, तो ये उनकी एक बड़ी खासियत थी। दूसरे क्या था कि उनको नाटक करना है तो नाटक करने को लेकर कोई टेंट्रम्स नहीं थी उनके अंदर। अच्छा। वहाँ हम पहुँचे, यार क्या करें यार, वहाँ तो अचानक मालूम पड़ा गैया गोबर कर गई हैं। अच्छा। हाँ। तो कोई बात नहीं, नुक्कड़ी किया करते थे वो ज़्यादातर। नुक्कड़ी करते थे वो ज़्यादातर। हालांकि मोटे राम का सत्याग्रह एक नाटक उन्होंने मंच का किया था काफ़ी बाद में। तो कुछ नहीं, वो हाथ जोड़ के बड़े आराम से बड़े तरीके से लोगों से ऐसी अपील करेंगे कि लोग 15 मिनट इंतजार करेंगे और वो झाड़ू लेकर टीम समेत ओवर साफ कर रहे हैं। ये एक इस तरह की बड़ी चीज़ है। अब आप ये देखिए कि इतना सरल व्यक्तित्व और वैसे देखने में कतई अर्बन, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास जीन्स जैकेट पहने हुए, क्लीन शेव्ड, बढ़िया अंग्रेजी हिंदी उर्दू तीनों में महारत हासिल है, बढ़िया सा महंगा सा चश्मा लगाए हुए हैं। तो आदमी बड़ी जल्दी प्रभावित होता था उनसे। ये एक बड़ी खासियत थी उनके। और सब्सटेंस बोलने के लिए तो निराशार आता उनके पास। कविताएं समझते थे, गाना गाते थे। ऐसे ही थोड़ी जन्नत मंच को ऐसे ही थोड़ी खड़ा कर दिया था उन्होंने जी, समझे। ये एक बड़ी उनकी विशेषता थी। मतलब ये तो एक वैसी चीज़ होती है कि सब लोगों से घुल मिल जाते हैं, वो करते हैं। असली चीज़ क्या, नाटक की या सिनेमा की खासियत क्या होनी चाहिए कि तुरंत एकदम वो खींचा लोगों को कि क्या देख रहे हैं। ये विशेषता सफदर में थी। वो जहाँ जाएंगे 4 लोगों के बीच में और किसी को ये नहीं लगेगा कि मुझ पर हावी हो रहा है, लेकिन वो तुरंत खींचते थे अपनी तरफ। एक विशेषता थी उस आदमी।